Hello students, today we are going to start a new chapter, some applications of trigonometry of class 10th mathematics. This is part 1. In this video lesson we shall cover these topics: line of sight, angle of elevation and angle of depression. इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में एक तो लाइन ऑफ साइट है, दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो मैथमेटिकल टर्म है इनको हम जानेंगे। उसके बाद इनसे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हम करेंगे ट्रिगोनोमेट्री की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है और इसे हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक मीनार है और इसके टॉप को एक ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, तो ऑब्जर्वर इसके मीनार के टॉप पॉइंट को देख रहा है। तो टॉप पॉइंट लेटर सपोज सी है और ऑब्जर्वर की जो आई की लोकेशन है वो लेटर सपोज पॉइंट ए पर है। तो पॉइंट ए को यदि मैं सी से डायरेक्ट ज्वाइन कर दूं तो ये जो स्ट्रेट लाइन ए सी है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ये जो ऑब्जर्वर जिस पॉइंट को व्यू कर रहा है वो पॉइंट सी है और ऑब्जर्वर की जो आई की लोकेशन है वो पॉइंट ए पर है। तो ए से लेकर सी तक यदि हम एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन करें तो उस स्ट्रेट लाइन को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। इसी तरह यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ये नदी के एक किनारे पर एक मकान बना हुआ है और उस मकान की बालकनी से एक ऑब्जर्वर जो है नदी के दूसरे किनारे पर स्थित किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो ये जो ऑब्जर्वर की जो आई की लोकेशन है उसको मैं पॉइंट पी से डिनोट करूं और जिस ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जर्वर देख रहा है उसको यदि मैं पॉइंट क्यू से डिनोट करूं तो पी से क्यू तक की जो लाइन यदि मैं इमेजिन करूं तो इस लाइन पी क्यू को लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो लाइन ऑफ साइट इज एक्चुअली अ लाइन फ्रॉम द लोकेशन ऑफ आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट व्यूड। इसी तरह यहां और देखिए, मान लीजिए कि एक बैलून है, वो शुरू में ए लोकेशन पर है और उसको ये ऑब्जर्वर देख रहा है जिसकी आंख की लोकेशन पॉइंट पी पर है और पॉइंट पी से जो ऑब्जेक्ट ए तक की यदि मैं एक लाइन इमेजिन करूं तो इस लाइन को मैं लाइन ऑफ साइट कहूंगा। ये बैलून कुछ समय बाद मान लीजिए पॉइंट बी पर चला जाता है, तो पी से ऑब्जर्वर की आई की लोकेशन से पॉइंट बी तक की स्ट्रेट लाइन इमेजिन करें तो ये लाइन जो है लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। तो एक तो पी ए भी लाइन ऑफ साइट है, इसी तरह से पी बी भी लाइन ऑफ साइट है। तो लाइन ऑफ साइट विल चेंज इट्स डायरेक्शन इफ द ऑब्जेक्ट टू बी व्यूड चेंजेज इट्स लोकेशन। तो यहाँ लाइन पी ए एंड लाइन पी बी बोथ आर दी लाइन ऑफ साइट्स, दोनों ही लाइन ऑफ साइट है। तो हम समझ सकते हैं लाइन ऑफ साइट क्या है। तब इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट को ऑब्जर्वर व्यू कर रहा है तो उस पॉइंट से लेकर आई ऑफ द ऑब्जर्वर तक की जो स्ट्रेट लाइन है उसे हम लाइन ऑफ साइट कहेंगे। तो लाइन ऑफ साइट अगर छोटे शब्दों में कहें तो लाइन ऑफ साइट एक लाइन है फ्रॉम आई टू ऑब्जेक्ट और एक्चुअली आई से लेकर किसी पॉइंट तक इन दी ऑब्जेक्ट, उसको हम लाइन ऑफ साइट कहेंगे। अब हम समझेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। फिर से हम वही एग्जांपल लेते हैं। ये कोई मीनार है और ये ऑब्जर्वर जो ए पोजीशन पर है इसे ऑब्जर्व कर रहा है। एक्चुअली जो पॉइंट ए है वो ऑब्जर्वर की जो आई की लोकेशन को शो कर रहा है और यदि यहाँ से ऑब्जर्वर बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखता है तो इस मीनार के वो बी पॉइंट को देख रहा है। तो ये जो ए बी लाइन है ये वास्तव में हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल लेवल ए बी है और इस हॉरिजॉन्टल लेवल को जो है हम यूं बता सकते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल लेवल को देखने के लिए जो ऑब्जर्वर है ये बिल्कुल अपनी जो गर्दन है बिल्कुल इसको इस तरह से रखेगा कि जो न तो ऊपर न नीचे। तो ऐसी स्थिति में यदि है बिल्कुल जो नेचुरल सिचुएशन होती है आँख की
उस समय जो वो सामने देख रहा होता है, तो जो लाइन बनती है AB, उसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल। अब यदि मान लीजिए ये ऑब्जर्वर इस मीनार के किसी टॉप पॉइंट को देखना चाहता है, तो उसे अपनी गर्दन को रोटेट करना पड़ेगा। और सपोज वो इस मीनार के टॉप पॉइंट C को देख रहा है, तो उसको अपनी गर्दन को थोड़ा रोटेट करते हुए पॉइंट C को देखना होगा। तो अब जो है ऑब्जर्वर की जो आंख की स्थिति है, वहां से लेकर जो ऑब्जेक्ट है उसके जो टॉप पॉइंट तक की जो यदि स्ट्रेट लाइन इमेजिन करें, तो इस लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि शुरू में ये लाइन ऑफ साइट AB पर थी जब वो ऑब्जर्वर बिल्कुल सामने देख रहा था, लेकिन यदि उस ऑब्जर्वर को इस मीनार के टॉप पॉइंट को देखना है, तो उसे अपनी गर्दन को थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा। और जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा, जितना उसे अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ घुमाना पड़ेगा, उस एंगल ऑफ रोटेशन को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का सीधा सा मतलब है कि जो गर्दन है उसे थोड़ा एलिवेट करना पड़ रहा है, ऊंचा उठाना पड़ रहा है, इन ऑर्डर टू सी दी पॉइंट विच इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। ये पॉइंट C जो है वो अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल है, और इसे देखने के लिए ऑब्जर्वर को अपनी गर्दन को थोड़ा ऊपर की तरफ घुमाना पड़ रहा है, यानी गर्दन एलिवेट करनी पड़ रही है, ऊंची उठानी पड़ रही है, इसलिए इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हो गया एंगल BAC। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल यदि हम लें, जैसे ये बैलून है और बैलून के पॉइंट A को यदि ऑब्जर्वर देखना चाहता है, तो सबसे पहले इसको देखने के पहले ऑब्जर्वर जो है अपनी जो आंख की स्थिति है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल पर रखेगा, हॉरिजॉन्टल लेवल PX पर। और इस बैलून के पॉइंट A को देखने के लिए इस ऑब्जर्वर को अपनी गर्दन जो है रोटेट करनी पड़ेगी, और ये जो पॉइंट A है उसकी पॉइंट P से जो डायरेक्ट लाइन बन रही है, इस लाइन को हम लाइन ऑफ साइट कहेंगे। इसी तरह से ये जो बैलून है यदि B पर चला जाता है, तो PB भी लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। तो लाइन ऑफ साइट इनिशियली जब बैलून को देख नहीं रहे होते हैं, तो इस ऑब्जर्वर की जो लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल लेवल PX के अलोंग रहेगी, लेकिन जब बैलून को देखना होगा तो ऑब्जर्वर को अपनी जो गर्दन है उसे थोड़ा ऊपर घुमाना पड़ेगा, और वो जिस एंगल से उसे रोटेट करेगा उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। जब बैलून A पर था तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एंगल APX था, और जब बैलून B पॉइंट पर चला गया तो ऐसी स्थिति में एंगल ऑफ एलिवेशन BPX हो गया है। तो इस तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन वास्तव में तब बनता है जब ऑब्जर्वर किसी हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है उसे देख रहा होता है। अब यहां देखिए, यहां पर ऑब्जर्वर जो है कुछ हाइट पर है, और जिस ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहा है वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है। तो यहां पर जो लाइन ऑफ साइट है वो PQ, और यदि इस ऑब्जेक्ट को वो नहीं देख रहा होता है तो ऐसी स्थिति में जो ऑब्जर्वर है वो बिल्कुल सामने देख रहा होता है। तो जो PX है ये तो हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, और इसके अलावा जो PQ है ये वो लाइन ऑफ साइट हो गई जो आंख से किसी ऑब्जेक्ट को देखते समय बन रही है। तो लाइन ऑफ साइट PQ हो गई, और पहले वो हॉरिजॉन्टल लेवल पर लाइन ऑफ साइट थी, ये भी कह सकते हैं। और लाइन ऑफ साइट जो हॉरिजॉन्टल लाइन से रोटेट होते हुए PQ तक आ रही है, तो नीचे की तरफ उसका मूवमेंट हो रहा है। तो लाइन ऑफ साइट इज मूविंग, और वी कैन से रोटेटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शंस। तो ये जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तब फ्रेम होगा जब ऑब्जर्वर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को देख रहा होगा जो उस ऑब्जर्वर की लोकेशन से नीचे की तरफ है। तो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लेवल और जो लाइन ऑफ साइट ऑब्जेक्ट को देखते समय जो लाइन ऑफ साइट होती है, उस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल इनके बीच का एंगल होता है। तो अब हम फॉर्मल डेफिनेशन समझ सकते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। जब जिस पॉइंट को हम व्यू कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ है, तो ऐसी स्थिति में जो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो एंगल बना रही होती है उस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। दैट इज द केस व्हेन वी रेज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। यानी ये वो स्थिति है जिस समय हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने जो हेड है उसे ऊपर की तरफ उठाते हैं।
ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऊपर उठा रहे होते हैं। तो ये लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लेवल, इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये लाइन ऑफ साइट है, हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, और ये ऑब्जेक्ट है काइट, इसको ये ऑब्जर्वर देख रहा है। तो इस जो ऑब्जेक्ट को देखते समय जो लाइन ऑफ साइट इस तरफ है, पहले हॉरिजॉन्टल लेवल पर थी, तो हॉरिजॉन्टल लेवल से रोटेट करते हुए लाइन ऑफ साइट जो है वो यहाँ इस लोकेशन तक आई है। तो जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहला रहा है। अब इसी तरह से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन को भी समझ सकते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना होता है वो ऑब्जेक्ट यदि ऑब्जर्वर से नीचे की तरफ है, उसके लेवल से नीचे की तरफ है, तो ऐसी स्थिति में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का एंगल होता है। और इस स्थिति ये वो स्थिति होती है व्हेन वी लोअर आवर हेड टू लुक एट द पॉइंट बीइंग व्यूड। जिस पॉइंट को हम व्यू कर रहे हैं उस पॉइंट को देखने के लिए हम अपनी गर्दन को या सिर को नीचे की तरफ झुकाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बीइंग व्यूड एंड द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल विद द हॉरिजॉन्टल लेवल। दिस इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लेवल एंड द लाइन ऑफ साइट व्हेन द ऑब्जेक्ट टू बी व्यूड इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये जो लड़की है ये जिस ऑब्जेक्ट को देख रही है वो ऑब्जेक्ट इस लड़की की लोकेशन के लेवल से नीचे की तरफ है। तो इसको देखने के लिए जो लाइन ऑफ साइट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शंस में बन रही है। जब इसको नहीं देखना होता है उस समय ये बिल्कुल स्ट्रेट देख रही होगी। तो पहले लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल पर थी, फिर वो रोटेट करते हुए लाइन ऑफ साइट जो है वो नीचे की इस लोकेशन पर आ रही है। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का ये एंगल है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहला रहा है। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन तब कहेंगे जब जिस ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है और वो ग्राउंड पर बिल्कुल सीधी खड़ी है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द टावर का 60 डिग्री दे रखा है और ऑब्जर्वर जो है वो 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर है। तो ऐसी स्थिति में हाइट ऑफ द टावर हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम इस तरह बनेगा। ये तो टावर हो गई और इस टावर के जो फुट है उससे 15 मीटर अवे ऑब्जर्वर है और ही इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ से फ्रॉम द पॉइंट सी विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट सी वो 60 डिग्री दे रखा है। और इस क्वेश्चन में जो है हमें पूछा है कि ये जो टावर है इसकी जो हाइट है ये कितनी है, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि ये ट्राइंगल ABC है। हम इमेजिन कर सकते हैं यहाँ इस सिचुएशन में, क्योंकि एक तो लाइन ऑफ साइट CA हो गई और एक तो लाइन ऑफ साइट CA है और दूसरा ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल CB और जो टावर की हाइट है वो AB के द्वारा रिप्रेजेंट हो रही है। तो हम इस ट्राइंगल ABC को यदि कंसिडर करें तो इसमें हम ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं और tan 60 डिग्री की वैल्यू हम लिख सकते हैं। tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू दी साइड अपोजिट टू एंगल 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल 60 डिग्री। साइड अपोजिट टू एंगल we define it as perpendicular, so AB is perpendicular and BC which is side adjacent to angle 60 degree, this side is defined as base, so perpendicular divided by base। तो tan 60 डिग्री जो है वो AB अपॉन BC के इक्वल हुआ, perpendicular अपॉन base। अब यहाँ tan 60 डिग्री की हम वैल्यू रख सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है √3 और जो AB है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसको एज इट इज रहने देते हैं और जो BC है वो हो गया 15। तो यहाँ जो है इसकी वैल्यू हमें पता है और BC की वैल्यू भी हमें पता है।
तो अब आसानी से हम ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं, और ए बी हो गई हमारे 15√3। तो इस जो टावर है इसकी जो हाइट है वो हो गई 15√3 मीटर। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. जब सन का ऑल्टीट्यूड 60 डिग्री था उस समय जो टावर की शेडो बन रही होगी उसकी लेंथ कम होगी, और जिस समय सन का ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री होगा डेफिनेटली उस समय शेडो बड़े आकार की बन रही होगी। तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 40 मीटर है। यानी बाद में जब सन थोड़ा डाउन चला जाता है और 30 डिग्री ऑल्टीट्यूड पे होता है उस समय जो छाया है शेडो है वो 40 मीटर लॉन्गर है। यदि हमें पता है तो इसके बेसिस पर हमें हाइट ऑफ द टावर पता लगानी है। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ इस डायग्राम में देख रहे हैं आप कि जो टावर है वो ए बी है, और ये जो टावर ए बी है इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। और सन्स ऑल्टीट्यूड जब 30 डिग्री था, 30 डिग्री का मतलब हुआ कि ये जो एंगल है 30 डिग्री, जब हम इस टावर के फुट से यदि हम दूर मूव करते जाते हैं तो डी पॉइंट पर जैसे हम आएंगे वैसे ही यहाँ हमें सन जो है वो टॉप पर दिखाई देगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एक तरह से ऑफ द सन फ्रॉम दिस पॉइंट डी विच इज द एंड पॉइंट ऑफ द शेडो विल बी 30 डिग्री। उस समय 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। और यदि सन जो है थोड़ा और हाइट पर आ जाता है, जैसे हाइट पर आएगा तो ये जो शेडो है वो सिकुड़ती जाएगी, और जब ये बहुत ज़्यादा हाइट पर आ जाएगा तो उस समय मान लीजिए इस पॉइंट पर इस शेडो का एंड पॉइंट है। इसका मतलब यहाँ से जैसे ही मैं इधर आता हूँ तो मुझे सन दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस पॉइंट सी पर फिर सन दिखाई दे रहा है। तो इस सन को देखने के लिए बिल्कुल ये टॉप पर यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सन का वो है 60 डिग्री। तो जिस समय एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है उस समय शेडो की लेंथ BC है, और जिस समय एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन वो 30 डिग्री है उस समय शेडो की लेंथ जो है वो BD है। अब BD जो है वो BC के कंपैरिजन में 40 मीटर ज़्यादा है। तो इसको हमने यहाँ शो कर दिया है। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ हम देखते हैं कि कौन कौन से राइट ट्रायंगल बन रहे हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और इसमें ये जो ट्रायंगल है ACD ये तो राइट ट्रायंगल है नहीं, तो यहाँ राइट ट्रायंगल बन रहा है एक तो ABC और एक बन रहा है ABD। तो हम राइट ट्रायंगल में ही ट्रिगोनोमेट्री को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक तो ट्रायंगल ABC कंसीडर करेंगे, एक ट्रायंगल ABD कंसीडर करेंगे। इसमें DC हमें मालूम है और BC और AB हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले तो हम AB और BC इनको अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट अस सपोज जो AB है, ये जो AB है वो तो ले ली यहाँ पर H मीटर, और इसी तरह से जो BC है उसको ले लिया हमने X मीटर। ये हम ले लेते हैं सबसे पहले। अब हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD इनमें जो है वो ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम ट्रायंगल ADB लेते हैं, ADB ये जो बिगर ट्रायंगल राइट ट्रायंगल इसको लेते हैं, तो इस ट्रायंगल में जो tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर AB डिवाइडेड बाई BD, और AB जो है वो H है और जो BD है वो हो गया 40 प्लस X। तो हम ये लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू H अपॉन 40 प्लस X। सिमिलरली जो दूसरा ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल ACB है, ACB इस ट्रायंगल में भी हम ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। उसमें tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC। AB है H और BC है X, तो tan 60 हो गया H अपॉन X। यहाँ tan 30 डिग्री की वैल्यू हम 1/√3 लिख सकते हैं, और इसी तरह से √3 है वो tan 60 डिग्री की वैल्यू होगी। तो हम tan 60 की जगह हम लिख सकते हैं √3 और tan 30 डिग्री लिख सकते हैं 1/√3। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ चुकी है। एक तो H अपॉन 40 प्लस X इज इक्वल टू 1/√3, दूसरी इक्वेशन है H अपॉन X इज इक्वल टू √3। और ये दो इक्वेशन है और दो ही अननोन है H और X। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके, ये दो इक्वेशन इनको सॉल्व करके हम H और X की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पहली इक्वेशन है यदि इसको सिंप्लीफाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो H√3 विल बी इक्वल टू 40 प्लस X, और दूसरी इक्वेशन को यदि सॉल्व करते हैं तो H इज इक्वल टू √3x आ रहा है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन बन रही है, एक तो H√3 इज इक्वल टू 40 प्लस X, दूसरी है H इज इक्वल टू √3x। अब हम
सब्स्टिट्यूशन मेथड यदि काम में लें तो इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से जो h की वैल्यू है, पहली इक्वेशन से जो h की वैल्यू है उसको ये दूसरी इक्वेशंस में हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी इन प्लेस ऑफ h जो है हम रख देते हैं √3। तो √3 यहाँ जैसे रखेंगे तो ये हो जाएगा √3x इंटू √3 इज इक्वल टू 40 प्लस x, जिसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये जो √3 और √3 है ये हो गया 3, तो 3x इज इक्वल टू 40 प्लस x, जिसको फर्दर सॉल्व करें तो आता है 2x इज इक्वल टू 40, आसानी से कर सकते हैं। और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आती है 20, तो x की वैल्यू तो आ गई 20। और अब यदि x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देते हैं सेकेंड इक्वेशन में, तो x की वैल्यू जैसे 20 रखेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 20√3। तो इस तरह से h और x दोनों हमें पता लग गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में एक तो h हमें फाइंड आउट करना था, हाइट ऑफ द टावर। ये जो हाइट ऑफ द टावर आ गई है 20√3, तो 20√3 मीटर, ये तो हो गई हाइट ऑफ द टावर। और इसमें जो ये पॉइंट B से C तक की जो डिस्टेंस है ये भी हमें पता लग गई है। अगर ये भी पूछा जाता क्वेश्चन में तो ये भी हम बता सकते थे ये कितनी है, 20 मीटर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि शेडो की पहले लेंथ 20 मीटर थी और बाद में जो लेंथ है वो हो गई 60 मीटर। तो इस तरह से हम शेडो की लेंथ भी बता सकते हैं यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दो टेक्निकल टर्म है। जब भी ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पूछी जाती है तो उनमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो टेक्निकल वर्ड्स है इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी था। लाइन ऑफ साइट क्या होती है ये भी आज हमने सीखा, और फिर इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।